दोस्तों खबर ये है कि अगले 50 दिन इस बात का फैसला करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ाहमत कर सकती है और इस मज़ाहमत के नतीजे में इमरान खान को रिहा भी करवाया जा सकता है। इस बात का फैसला होगा कि पाकिस्तान में मज़ाहमत के ज़रिए, आवाम के वोट के ज़रिए, आवाम की सपोर्ट के ज़रिए ताकतवरों के ऊपर एक प्रेशर बिल्टअप किया जा सकता है और इमरान खान का एक्सेस खुलवाया जा सकता है। ये अगले 50 दिन इस बात का फैसला करेंगे कि सोहेल अफरीदी राइट चॉइस हैं। ये भी इस बात का फैसला हो जाएगा अगले 50 दिनों में कि स्ट्रीट मूवमेंट का जो आगाज़ सोहेल अफरीदी ने किया, अवाम उनके साथ है और अब किस तरह से वो इसे एक बड़ी मूवमेंट जिसका नतीजा इमरान खान की रिहाई, हस्पताल मुंतकली और उनके लिए कोई रास्ता निकाला जाए इस निज़ाम में जो लोग करता धरता हैं उनकी तरफ से मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना, इस बात का भी फैसला अगले 50 दिनों में कर लिया जाएगा। और दोस्तों सोहेल अफरीदी ने स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ खैबर से कर दिया है और अगले 50 दिन इस बात का फैसला करेंगे कि कौन दिलदार है, कौन वफादार है, कौन प्रॉक्सी है और कौन गद्दार है। दोस्तों सोहेल अफरीदी ने अपने खिताब में खैबर में क्या कहा कि 27 सितंबर लॉन्ग मार्च का आगाज़ आज खैबर की आवाम ने कर दिया। इस लॉन्ग मार्च का इख्तिताम इस्लामाबाद में होगा। आवाम भी तैयार है और मैं भी इस लॉन्ग मार्च के लिए तैयार हूँ। हमने इस लॉन्ग मार्च का नाम बिलकिस्ती लॉन्ग मार्च रखा है, यानी इंसाफ पर मजबूती से कायम रहो, अल्लाह के लिए गवाही दो। इंशाअल्लाह हमने अपने लीडर इमरान खान को इंसाफ के साथ रिहा करवाना है और मुल्क में इंसाफ कायम करना। देखें, ये जो नाम लॉन्ग मार्च का रखा गया, एक तो इसमें मैं कुछ एडिशन ये कर दूं कि एक तो सूरह आल इमरान में इसका जिक्र है और अल्लाह ताला कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाते हैं कि अल्लाह ने गवाही दी कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं और फरिश्तों और अहले इल्म ने भी वो इंसाफ कायम करने वाला है, यानी सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला। ईमान वालों, और इसी तरह सूरह निसा के अंदर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालों इंसाफ पर मजबूती से कायम रहो और अल्लाह के लिए गवाही देने वाले बनो। और बेशक गवाही खुद तुम्हारे अपने खिलाफ हो या वालिदैन और रिश्तेदारों के खिलाफ, अगर कोई मालदार हो या गरीब, अल्लाह दोनों का ज़्यादा खैर खा है। लिहाजा ख्वाहिश नफ्स की पैरवी ना करो कि इंसाफ से हट जाओ, और अगर तुम बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करो या गवाही से मुंह मोड़ो तो बेशक अल्लाह तुम्हारे अमाल से खूब बाखबर है। देखें, पाकिस्तान में हमारी जंग क्या है, इस निज़ाम के साथ क्या जंग है कि गरीब के लिए कानून कुछ और है, अमीर के लिए कानून कुछ और है। दोस्तों पाकिस्तान में वीवीआईपी अदालतें बनाई जाती हैं और इन अदालतों से सिर्फ वीवीआईपी ही लोगों को इंसाफ मिलता है। आपने पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को भी बार बार ये रिपोर्ट करते हुए देखा होगा कि 28वीं तरमीम आ रही है, 27वीं तरमीम हो चुकी, 26वीं तरमीम हम कर चुके और अब हमारी मर्जी के जजेस को क्यों लिखाया नहीं जा रहा, इसलिए हम हड़ताल पर हैं और हम किसी समरी के ऊपर दस्तखत नहीं करेंगे। दोस्तों कभी आपने पाकिस्तान में इन सियासतदानों को गरीब के लिए लड़ते हुए देखा? आपको सिर्फ गरीब कहाँ मिलेगा? इनकी तकरीरों में या पाकिस्तान के अंदर उन आबादियों में जिसका ये कभी भी मुंह नहीं देखते, सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। आपको इनकी तकरीरों में, इनकी लड़ाइयों में कुर्सी की सिर्फ आपको जंग नजर आएगी। हमारे 4 जज, तुम्हारे 3 जज, हमारे 1 जज, तुम्हारे 6 जज, इसी की गिनती इस वक्त जारी है और आसिफ अली जरदारी साहब यही कर रहे हैं। तो ये इंसाफ के साथ कायम रहो, गवाही दो, और ये नहीं हो सकता कि गरीब के लिए कानून कुछ और होगा और अमीर के लिए कुछ और। देखिए पाकिस्तान में तो ये 78 वर्षों से हो रहा है। हमारे माशरे की सबसे बड़ी अगर कहा जाए कि ख़राबी क्या है, जब कोई ताकतवर आपको नज़र आता है ना तो आप उसकी तारीफ़ करते हैं, और अगर आपके आसपास कोई ताकतवर हो तो आप उसके साथ रिश्तेदारी भी करेंगे। छोटी सी मिसाल ये है कि अगर आपके ख़ानदान में कोई पुलिस में होगा तो लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि आपके साथ बेहतरीन ताल्लुकात बना कर रखे, चूँकि बवक्त ज़रूरत पुलिस वाले ही काम आते हैं ना। पाकिस्तान में ताकतवर लोग काम आते हैं, चाहे वो सियासतदानों के लिए ताकतवर हो या आम आदमियों के लिए ताकतवर हो, तो ये ताकतवर लोग हमेशा काम आते हैं, तो इसलिए इनके साथ बना कर रखनी है। तो जिस माशरे की बुनियाद ये हो जाए, आपकी रविश ऐसी हो, बड़ी गाड़ी वाले को आप रास्ता भी देंगे, उससे आप गालियाँ भी खाएंगे, और जब किसी गरीब के बच्चे को ये बड़ी गाड़ी वाले मार के फेंक जाते हैं तो पूरी रियासत मिलकर उससे बचाएगी। टेलीविजन चैनल्स के ऊपर स्क्रीन्स को ब्लैक कर दिया जाएगा, खबर को गायब कर दिया जाएगा, सेंसर कर दिया जाएगा। आपने आज तक वो डार फैमिली के केस को देखा? मुकम्मल खामोशी आपको नज़र आती है, क्योंकि हमारे सिस्टम की बुनियाद यही है कि ताकतवर का कानून कुछ और है और उसके लिए कानून कुछ और है और गरीब के लिए कुछ और कानून आपको मिलेगा। पाकिस्तान में अदालतों का हाल ये है कि एक एक जज के पास आपको कई कई 100 केसेस एक दिन के अंदर उनकी समाअत होती हुई नज़र आती है लोअर कोर्ट्स के अंदर, लेकिन आप इसको अपग्रेड नहीं करते। आपने कभी बिलावल जरदारी को लड़ते हुए देखा?
آپ نے کبھی نواز شریف کو لڑتے ہوئے دیکھا؟ آپ نے کبھی ان تمام سیاسی بونوں کو لڑتے ہوئے دیکھا کہ ہم نے غریب کو اس کی دہلیز پر انصاف دینا ہے؟ وہ بیچارہ مر جاتا ہے، ایک نسل، دوسری نسل، تیسری نسل. اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک نقشہ کھینچا ہے پاکستان کے معاشرے کا، دوستو پاکستان میں عمران خان کے لیے انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ چونکہ سسٹم کی ضمانت یہ ہے کہ عمران خان جیل کے اندر رہے. عمران خان کے کیسز 200 سے زائد کیسز بنا کر عمران خان کو جیل میں اس لیے رکھا گیا تاکہ یہ حربہ ہے کہ ہم اس سسٹم کو مینیپولیٹ کریں. جب آپ عمران خان کے لیے انصاف کے تقاضے کچھ اور رکھیں گے اور نواز شریف کے لیے انصاف کے تقاضے کچھ اور، یعنی ایک عدالت جو جیل میں بند کر دی جاتی ہے، ججوں کو قید کر کے فیصلے لیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف عدالت خود چل کر ہاتھ باندھ کر نواز شریف کے حضور سر جھکا کر انہیں ان کی مرضی کا انصاف دیتی ہے، تو اس معاشرے کے اندر صرف تباہی آپ کو نظر آئے گی. تو یہ جو بلکس تھی جس سے لانگ مارچ کا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ عمران خان کو انصاف دیا جائے. پچھلے 9 ماہ سے عمران خان جیل کے اندر ہیں، قید تنہائی میں. عمران خان 3 برسوں سے پاکستان کی جیل کاٹ رہے ہیں، سخت جیل کاٹ رہے ہیں. انہوں نے اپنے مخالفین کو حیران کر دیا، اپنے مخالفین کو مجبور کر دیا کہ وہ عمران خان کی تعریف کریں. وہ لوگ جو عمران خان کے بارے میں دعوے کیا کرتے تھے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر، آج ان کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے. اب ان کو کچھ نہیں ملا تو عمران خان کی بیماری میں سے بھی انہوں نے کیڑے نکالنا شروع کر دی اور اسے جھوٹا کہنا شروع کر دیا. لیکن غور سے دیکھیں اس خیبر کے مجمع کو، جہاں پر سہیل افریدی کا آج پاکستان کی عوام نے استقبال کیا. آپ میں سے اکثر دوست یہ کہیں گے، خاص طور پہ ہمارے جو پٹواری بھائی ہیں وہ کہیں گے کہ جناب خیبر پختونخوا میں لوگوں نے نکلنا ہی تھا، حکومت آپ کی. ذرا غور کریں، اس پورے جلوس کے اندر، اس پوری ریلی کے اندر قیمے والے نان تقسیم نہیں ہو رہے، اور نہ ہی یہاں پر آپ کو بریانی کی دیگیں نظر آئیں گی. یہ پاکستان کی عوام ہے جو اپنے مستقبل کے لیے اور اپنے لیڈر کے لیے آپ کو میدان میں نظر آ رہی ہے. دوستو آج نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو تھی اور یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور دوستو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو سہیل افریدی کی، اور لوگ ان سے محبت کا مظاہرہ کیسے کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں چہرے پر ہاتھ لگا کر، ان کے بالوں کو ہاتھ لگا کر اور ان کے اوپر پھول نچھاور کر کے، اور سہیل افریدی صاحب کو بتایا جا رہا ہے کہ جناب ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ قدم صرف بڑھائیں. تو پاکستان کے اندر کسی بھی وزیر اعظم، کسی بھی وزیر اعلیٰ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ عوام کے اندر اس طرح سے جا سکے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سہیل افریدی کو عزت دی ہے، اور عمران خان ان کا جو اس کرسی پر بیٹھنا اوبیسلی خان صاحب کی چوائس تھے. تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے اور عمران خان کی رہائی، عمران خان کی تحریک کو یہ عروج پر لے کر جائیں. یہ کم از کم ہم اس مقام پر پاکستان تحریک انصاف کو ضرور دیکھیں، اس تحریک کو ضرور دیکھیں جہاں پر طاقتور حلقے آپ سے براہ راست گفتگو کریں بیٹھ کر ٹیبل کے اوپر، اور عمران خان کے لیے کوئی راستہ نکالا جائے. چونکہ عمران خان کی رہائی، عمران خان کی زندگی بہت ہی ضروری ہے، اور اس وقت پاکستان کو اس کی اتنی ضرورت ہے جتنی اس سے پہلے کبھی بھی نہیں تھی. تو سہیل افریدی صاحب نے اس کے علاوہ کیا کہا یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ہم نے اس مارچ کا نام بلکس تھی لانگ مارچ رکھا. ہم نے 27 ستمبر کو 20 لاکھ لوگوں کے ساتھ اسلام آباد کی جانب روانہ ہونے کا وعدہ کیا. انشاءاللہ صرف ضلع خیبر سے 1 لاکھ لوگ لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے. عمران خان رہائی موومنٹ جو ہم نے شروع کی تھی، اس میں اب تک 5,30,000 نوجوانوں نے رجسٹریشن مکمل کروا لی ہے، اور سب سے زیادہ پنجاب کے نوجوانوں نے خود کو رجسٹر کروایا. ان لوگوں کے لیے پیغام ہے جنہوں نے عمران خان کو جیل میں قید کیا، جنہوں نے پاکستان میں جمہوریت کو ختم کیا، جنہوں نے پاکستان کا نظام تباہ کیا. ان کو میرا پیغام ہے جو جوش، جذبہ اور جنون میں ان جوانوں میں دیکھ رہا ہوں، ان کی آنکھوں میں نفرت ہے، اور یہ جوش اور جذبہ ایک بار سڑکوں پر آ گیا تو اس کو کنٹرول کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. نوجوانوں، عمران خان تمہارا اور ہمارا انتظار کر رہا ہے، پوری قوم نوجوانوں کا انتظار کر رہی ہے. تو اب اقبال کے شاہینوں وقت آ گیا. اب انہوں نے اور بھی اس میں باتیں کی، کیا سب کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. تو دوستو دس از سہیل افریدی فار یو. اب بات کریں گے تحریک تحفظ پاکستان کے کیمپ میں اس وقت کیا چل رہا ہے. محمد مالک صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کی بہت سارے لوگوں سے تحریک تحفظ پاکستان کے کیمپ میں بات ہوئی، اور مجھے یہ بتایا گیا کہ ہمیں بالکل اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے. ہمیں تو ٹی وی سے پتہ چلا کہ تاریخ دے دی گئی، اور اچکزئی صاحب کے ساتھ سہیل افریدی کا رابطہ 2 ماہ سے ملاقات تک نہیں ہوئی. لیکن اس سے پہلے سہیل افریدی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ سب کی مرضی سے یہ تاریخ دی گئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تحریک تحفظ پاکستان کی لیڈرشپ سے بھی مشورہ کیا گیا. اب کیا مشورہ ہوا اس بارے میں کافی شکوک و شبہات ہیں، کیونکہ جب سہیل افریدی اسلام آباد آئے تو انہوں نے تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت محمود اچکزئی سے ملاقات بھی کی، اور تحریک تحفظ پاکستان کی قیادت پشاور جلسے میں بھی نہیں تھی. تو 2 چیزیں اس کے اندر ہیں. مجھے لگتا ہی ہے کہ تحریک تحفظ پاکستان کے دوست چاہتے ہیں کہ ان کو چودھری بنا کر کرسی پر بٹھایا جائے، اور اوبیسلی یہ تحریک کسی کو چودھری بنانے کے لیے نہیں ہے، اور نہ ہی کسی کو چودھری سمجھنے کے لیے ہے، کیونکہ ہم پہلے چودھریوں سے بہت بڑے پریشان ہیں. تو پاکستان کے اندر یہ تحریک عام آدمی کی ہے.
दोस्तों ये जो सिस्टम के अंदर आपको एक डिफरेंस नज़र आता है ना, यही वो सिस्टम की सबसे बड़ी ख़राबी है कि लोग कहते हैं जनाब कि हमें वो मकाम नहीं मिला। ओ मेरे भाई, तुम आम आदमी के नौकर हो, पाकिस्तान की आवाम की वोट की ताकत से तुम आए। जिसको सबसे ज़्यादा वोट दिया वो आज जेल में है और जिसको कोई वोट नहीं मिले, यानी एक निशिस्त वाला आज भरम कर रहा है और कहता है कि यार मुझे आप लोगों ने पूछा नहीं है। देखिए इस तरह ना जॉइंट फैमिली सिस्टम में होता है कि कभी आपकी फूफी नाराज़ हो जाएगी, कभी चाचा नाराज़ हो जाएगा, कभी मुमानी साहिबा का मुंह बन जाएगा, कभी आपको ख़ानदान में कुछ और करैक्टर्स मिलेंगे। तो ये बंद कर दें ऐसे रवैयों को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के लिए सोचे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान, अगर आपको इज़्ज़त मिली गई है, लोग आपके ऊपर इत्मीनाद कर रहे हैं, जिस प्लेटफॉर्म को आपने मोबिलाइज़ करना था ये प्लेटफॉर्म वैसे मोबिलाइज़ नहीं हुआ। ये प्लेटफॉर्म इस हद तक मोबिलाइज़ आपको नज़र आएगा कि लोगों ने अपनी अपनी मर्ज़ी के ओहदे ले लिए। कुछ लोगों को पनाह मिल गई, यानी एक पनाहगाह है जहाँ पर किसी सियासी जमात ने जब इन लोगों को कबूल नहीं किया या फिर उन जमातों से निकल गए तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया। और जिस जमात के पास, जिस प्लेटफॉर्म के पास आपको 2 अपोजिशन लीडर नज़र आएंगे, उनको और क्या चाहिए? कम से कम उनकी आवाज़ जो है वो टेलीविज़न के ऊपर तो ज़रूर लोग सुनेंगे, या कम से कम वो नाराज़गी के लिए अपनी इस पोजीशन को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों मैं आपको खबर ये भी दे दूँ कि PTI से कोई राब्ता नहीं। हसन मुर्तज़ा साहब ये कहते हैं कि ना हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई राब्ता है और ना हम उनके एहतजाज का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तहरीक कोई मजाक नहीं, पीपल्स पार्टी इशू बेस्ड पॉलिटिक्स करती है और करती रहेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी, आई एग्री विद यू। इनका नाम है जी हसन मुर्तज़ा साहब, पंजाब से हैं जी। हसन मुर्तज़ा साहब ने ना बड़ी ज़बरदस्त बात की है। हसन मुर्तज़ा साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भरपूर तरीके से एक्सपोज किया। आप इशू बेस्ड ही सियासत करते हैं, इसमें पाकिस्तान की आवाम का इशू नहीं है। हमारे कितने होंगे, आंकड़ों का मसला है। 4 तुम्हारे, 3 हमारे, 3 हमारे, 2 तुम्हारे, इससे बात आगे नहीं बढ़ी दोस्तों। हसन मुर्तज़ा साहब जो बात कर रहे हैं कि हम 28वीं तरमीम में उस वक्त वोट देंगे जब हमें हमारी मर्ज़ी की हुकूमत कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में जिस तरह दी गई। आपने बिल्कुल ठीक किया, आपने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इसी किस्म का काम किया। और वो काम क्या था? आपने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अपनी एक हुकूमत बनाई, नाराज़गी का इजहार करके, और कहा कि अगर हमें हमारा हिस्सा ना दिया गया तो फिर हम एहतजाज करेंगे, हम धरना देंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम आपको वोट ज़रूर देंगे। यानी आपने इशू की सियासत की, बिल्कुल। और ये इशू जरदारी ख़ानदान के हैं, ये इशू मरूसियत के हैं, इसमें पाकिस्तान की आवाम दोस्तों आपको नज़र नहीं आती। शफी जान साहब ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रहनुमा ने हमसे तहरीक में शिरकत की के हवाले से रब्ता किया, लेकिन हमने उन्हें कहा कि पहले आप अपनी तमाम आइनी ओहदों से इस्तीफ़ा दें। तो शफी जान हमारा भाई है, पीपल्स पार्टी इस किस्म के तीर चलाती रहती है और उन्होंने एक सवाल आपके सामने रखा और वो उससे कहीं और जाकर इस्तेमाल करेंगे और जो वो काम कर रहे हैं तो ठीक है। ये हल्की फुल्की मौसीकी और एक दूसरे को पॉलिटिक्स के अंदर उनका नाम इस्तेमाल करके कहीं और फ़ायदा लेना, यानी इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम पहुंचाना, नून लीग को पैगाम पहुंचाना, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने सादा अक्सरियत से नून लीग को पार्लिमान के अंदर पक्का कर लिया है। आप रहें या ना रहें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अब हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथों में करती जाएगी और आपसे बैठकर तमाशा देखेंगे और अब शायद आपकी सिस्टम में कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों शहबाज हुकूमत के अंदर पाकिस्तान में सिर्फ एक चीज़ पर तरक्की हुई है और वो है मांगने में, और मांगा भी इस खूबसूरती के साथ, अच्छे कपड़े पहनकर। आपने ज़बरदस्त सूट सिलवाए जिसके ऊपर पैकेजेस भी पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर चले, रंग बिरंगे पहनावे, और फिर अंदाज़ जो था बेहतरीन अंदाज़ था मांगने का। आप दुनिया के हर मुल्क में गए, शाही अंदाज में गए और आपने पाकिस्तान की आवाम के पैसे को जहाज़ की शक्ल में इस्तेमाल किया। जहाज़ के आप टूर करते रहे, मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाकर आपने बेहतरीन तरीके से पाकिस्तान के कर्ज़ में इजाफ़ा किया। ऑल द क्रेडिट गोज़ टू शहबाज शरीफ साहब। कितना कर्जा लिया मुलाहिज़ा करें। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक इमरान खान हुकूमत के खात्मे के बाद पाकिस्तान के मरकज़ी हुकूमती कर्ज़ में तकरीबन 75% इजाफा हुआ और जून 2026 तक ये कर्ज़ 83,600 अरब तक पहुँच गया। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ एक साल के दौरान हुकूमती कर्ज़ में तकरीबन 5,800 अरब रुपये का इजाफा हुआ। तो हम इस हिसाब से IMF और बाज़ दीगर ज़राए से हासिल किए गए कर्ज़ की कुछ मुद्दत शामिल नहीं की गई। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल ये कहते हैं कि गुज़श्ता 4 साल में पाकिस्तान का कर्ज़ 40,000 अरब रुपये बढ़ा। 75 साल में पाकिस्तान ने जितना कर्ज़ लिया, गुज़श्ता 4 सालों में इसका तकरीबन 90% मज़ीद कर्ज़ लिया गया। अगर बुनियादी नौइयत की इस्लाहात ना की गई तो पाकिस्तान मज़ीद कर्ज़ में डूब जाएगा। यानी जब आप जैसे सिस्टम के अंदर अरस्तू मौजूद होंगे
तो फिर इंजाम पाकिस्तान के अंदर यही होगा। दोस्तों मैं आपको खबर एक ये भी दे दूं कि 15 अक्टूबर 2025 के बाद इमरान खान से मुलाकात की सख्ती से तरदीद करता हूं, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी आई थी कि इन्होंने मुलाकात भी की बैरिस्टर गौहर ने, और वो ये कहते हैं कि मेरी बार बार दरखास्तों के बावजूद मिलने की एक भी पेशकश या इजाज़त नहीं दी गई। एक बार फिर दरखास्त करूँगा कि मुझे बानी PTI से मिलने की इजाज़त दी जाए और अहले खाना और बाकी लोगों को मिलने की इजाज़त दी जाए। तो एक लंबी लिस्ट है जी, लेट्स सी कि पहले किसको इजाज़त मिलती है, चूँकि दरीना दोस्त का पैगाम आ गया जेल से। अकबर SK बाबर, वट एवर हिज नेम इज़ जी, जो भी उन साहब का नाम है, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में बदनुमा दाग, जिनका ये दावा है कि इमरान खान का पैगाम आया है जेल से, बल्कि अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद शायराना अंदाज में कहें कि मेरे दिलदार का पैगाम आया है जेल से और दरीना दोस्त के हाथ आया है ये पैगाम जेल से, तो वो ये कह रहे हैं कि मैं बाहर निकलूँगा तो आपसे सबसे पहले मुलाकात करूँगा, जो दोस्त नाराज़ हो गए उनसे हम मिलेंगे। और दोस्तों आपको एक खबर ये भी अब मैं दे दूँ कि तुर्क हुकाम को शक है कि इसराइल ने अंकारा में ट्रंप के त्यारे पर हमले की साजिश की एक जाली रिपोर्ट जो है वो तैयार की। बरतानवी न्यूज़ वेबसाइट मिडल ईस्ट आई के मुताबिक तुर्किया को शुबा है कि इसराइल ने ट्रंप के त्यारे पर कातलाना हमले की साजिश की जाली रिपोर्ट तैयार की, ताकि अमेरिका और ईरान के दरमियान मजीद जो मुआहदे हैं उनको सबोताज किया जा सके। मिडल ईस्ट आई की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्क हुकाम का ख्याल है कि गुज़श्ता माह अंकारा में होने वाली नेटो सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कत्ल करने के लिए ईरान की साजिश से मुतल्लिक इसराइली खुफिया इतलात शायद मनगढ़ंत थी और उनका मकसद ईरान के साथ अमरीकी मुज़ाकरात को सबोताज करना। देखें, जब भी पाकिस्तान के ज़रिए या फिर किसी भी मुल्क के ज़रिए ये मुज़ाकरात आगे बढ़ते हैं ना, तो इस किस्म के आपने वाक़यात होते हुए देखे होंगे। जंग के दौरान कुछ जब आपने देखा कि एक पोज़ आया तो टर्की के अंदर हमला हो गया और आज तक पता नहीं चल सका कि किसने किया। ईरान कहता है कि इंक्वायरी कराओ, लेकिन इंक्वायरी नहीं हुई। दूसरी तरफ जहाज़ों के ऊपर हमले हुए, मिडल ईस्ट के अंदर हमले हुए, सऊदी अरब के अंदर हमले हुए, और ये हमले हुए जिन हमलों के बारे में बताया जाता है कि इनका मकसद सिर्फ ईरान अमरीका ताल्लुकात या कम अज़ कम इस पूरे मुज़ाकराती अमल को जो है वो ख़राब करना था। तो मैं आपको खबर ये भी दूं कि अमेरिका की जानिब से जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की अगर कोशिश की गई तो ईरान ने इसका जवाब इस अंदाज में दिया कि एक सख्त रद्दअमल दिया जाएगा और ख़ित्ते में जहाँ जहाँ भी आपके फ़ौजी अड्डे हैं, बेसिस हैं, इनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक ईरानी पाकिस्तानी इंक़लाब के कमांडर के सीनियर मुशीर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा नकवी ने कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ अगर अमेरिका ने जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की तो दुनिया भर में मौजूद अमरीकी फ़ौजी अड्डे कब्ज़े में लिए जाएंगे। अमरीकी टीवी नेटवर्क पर PBS को दिए गए खुसूसी इंटरव्यू में ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रज़ा ने कहा कि जोहरी हथियारों का इस्तेमाल उनके लिए एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। जिस सुबह वो ऐसा करेंगे उसके अगले रोज़ दुनिया भर में मौजूद अमेरिका के तमाम फ़ौजी अड्डों पर कब्ज़ा कर लिया जाएगा और हालात दूसरे आलमी जंग के दौर जैसे नहीं। दुनिया के अवाम बेदार हो चुके, दुनिया में कोई भी इस तरह के जुर्म की इजाज़त नहीं देगा। जनरल नकवी ने यह भी वाज़ेह किया कि अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर कब्ज़ा ईरानी फ़ौज खुद करेगी या इस कार्रवाई में दीगर क़ुव्वतें भी साथ उनके होंगी। ईरान की जानिब से जोहरी हथियार तैयार करने के इम्कान के बारे में उन्होंने कहा कि ईरान को जोहरी बम की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक है जी, और क्योंकि ईरान के पास जो सबसे बड़ा इस वक्त हथियार है वो आबने हुर्मुज़ का है। इसमें अगर ये कहा जाए कि इसी आर्सेनल में बाबुल मंदब भी मौजूद है और बहुत सारे हौसियों ने जिस तरह से अटैक किया है पिछले कुछ दिनों में जहाज़ों के ऊपर, सऊदी अरब के एक जहाज़ के ऊपर भी हमला किया गया जो असलहा लेकर जा रहा था, तो एक बहुत बड़ी ताकत ऑलरेडी उनके पास मौजूद है। दोस्तों ये हमारी आज की नशिस्त थी। अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।